नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अब अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक बिना सीज़फायर, बिना डील के खत्म हो गई। डील तो भूल गए ट्रंप, उल्टे पुतिन से मुलाकात के बाद हेकड़ी और निकल गई है। अब देखिए ट्रंप ने शांति का जिम्मा जो है ज़ेलेंस्की पर डाल दिया है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। इनसे समझते हैं इस मुलाकात के मायने। जनरल साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार नमस्कार मानविंदर, हाउ आर यू? फाइन सर। सर, इस मुलाकात के लिए रेड कारपेट बिछाए गए, अपने बड़े बड़े हथियारों का प्रदर्शन किया गया, लेकिन क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे किया। ये बहुत एक ग्लोबल ऑर्डर में ये बहुत बड़ा एक माना नहीं जाता लेकिन है। और किस हद तक ये हासिल कर पाएंगे ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। और इस लड़ाई की शुरुआत काफी साल पहले ये अमेरिका की वजह से हुई है। अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आप हकीकत जड़ तक जाने की कोशिश करें, हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का कोई बदनाम करें, लड़ाई करें, लेकिन असलियत में ये अमेरिका की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई। और भी है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जुड़े हुए हैं, यूके है इसके साथ। तो इसके साथ एक तरह हूँ कि जो पहलू उन्होंने चुना है ये बहुत अच्छा है, इरादा बहुत बढ़िया है। और पूरा विश्व में सारे लोग यही उम्मीद कर रहे होंगे कि ये माइंडलेस जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये जल्द से जल्द खत्म हो। खत्म इसलिए होना चाहिए, ये नहीं कि रशिया को जो हराना चाहते थे वो हार गया है, बल्कि यूक्रेन के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए क्योंकि ये सामने उभर के आ गया है क्लैरिटी के साथ कि अप्रैल 2022 को जब इस्तांबुल में ये पीस एग्रीमेंट की तैयारी हो रही थी, एक फाइनल स्टेज एग्रीमेंट हो गया था रशिया यूक्रेन लड़ाई को खत्म करने के लिए। उसी समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर सब भागा भागा आए थे, एयर डैश होके आके जेलेंस्की को बताया कि नहीं, ये लड़ाई खत्म, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। सिर्फ एक देश का जो इरादा के साथ तो कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और तो इसके साथ जुड़े हुए थे वेस्टर्न अलायंसेस, यही उम्मीद के साथ कि पुतिन को ये हरा पाएंगे या रशिया को हराएंगे। एक भी। नंबर दो, ये रेजिम चेंज होगा। नंबर तीन, यूक्रेन के ऊपर इनका जो जो प्रभाव है ये बढ़ती जाएगी, यानी कि ये नाटो एक देश इसको बना पाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ किए थे, जो कि 3.5 साल के बाद ये क्लैरिटी के साथ आ गया है कि अमेरिका हार चुका है या वेस्टर्न अलायंसेस। नंबर दो, रशिया को कभी हरा नहीं पाएंगे। नंबर तीन, यूक्रेन अगर उस समय वो मान लेता तो ये जो 20% लैंड है जिसको रशिया आज ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उस समय पूरा इंटैक्ट था, वो पूरा इंटैक्ट रह जाता। मतलब कि एक न्यूट्रल स्टेट बन के या आगे की तरफ एक नया नजरिया के साथ देख सकता है। लेकिन आज के दिन में वो नहीं है। तो जेलेंस्की ना इधर के रहे ना इधर के, देशवासी जो है उसको गाली दे रहे हैं। और इनका टेन्योर भी खत्म हो चुका है, एक वो इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। तो इनका कोई कहावत या कोई वजन नहीं है आज के दिन। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो शुरुआत हुआ है, अच्छा पहलू, अच्छा कदम के साथ हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक सीरियस होंगे और कामयाबी हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी सर, ट्रंप के बारे में तो कोई भी कुछ कहना नहीं चाह रहा है। ऐसी क्या बात हो गई? जिसे जिसे देखते हैं, जो भी गेस्ट आता है वो कहते हैं कि ट्रंप इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन। वाई? ट्रंप एज ए पर्सनैलिटी
वो बिजनेसमैन है। काफी लोग कहते हैं ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो 4 साल का तजुर्बा उनको मिला पहला टेन्योर में, ट्रम्प 1.0। उसके बाद जो 4 साल का गैप था जी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये गैप और पिछले जो उनका टेन्योर का जो 4 साल है, ये टोटल कुल मिला के 8 साल उनको एक पॉलिटिशियन भी बना दिया, जो पॉलिटिशियन। मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफी लोग शायद इसके ऊपर मानेंगे लेकिन नहीं, मैं उसका एक पहलू सामने लाना चाहता हूँ। एक किताब का नाम है, ये एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, वॉर बाय अदर मीन्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटमेंट। इसकी जो ऑथर हैं ये है रॉबर्ट बी ब्लैकवेल, जेनिफर एम हैरिस। किताब का निचोड़ ये है कि अमेरिका एज ए सुपर पावर जियो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल नहीं किया टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ जियो, जबकि चाइना उनका जो कंटेंडर है, बहुत बाद में आके बहुत पीछे रहने के बावजूद उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स पहलू को इतना आगे बढ़ाया है कि आज के दिन में वो अमेरिका को कोई साले बहुत पीछे किलोमीटर पीछे छोड़ के चले। ये एक जो पॉलिटिशियन जो मैं कह रहा हूँ जो बने हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ये बिजनेसमैन होने के नाते ये हर चीज और हर पहलू को वो बिजनेस की नजरिए से देखते हैं, इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते हैं, और इस थीम को उन्होंने सीधा पिकअप किया कि ये बिल्कुल सही है। जहां पे जो चीज जो पहलू भी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका डिप्लोमेटिक हो, हर चीज में इकोनॉमिक्स का जो पहलू वो जोड़ेंगे। इसमें कोई मान्यता रखता है, बिजनेस की तरफ झुकाव है और उनका दिल छू लिया है पॉइंट। तो इसलिए हर जगह जहां पे भी जाते हैं, चाहे मुनीर हो या और कोई हो, पूरा सबसे पहले डील 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 के जरिए से वो जितना चाहते हैं। और डील का मीनिंग यही है। तो इकोनॉमी आज के दिन में अमेरिका का जो स्टेटस में है, $37 ट्रिलियन की जो डेट है, प्लस अभी एक बिल पास किया कुछ दिन पहले, बी बिल जो है, ब्यूटीफुल बिल जो कहते हैं उसको, $5 ट्रिलियन के करीब उसमें सैंक्शन हो रहा है। ये टोटल डेट जो है ये करीब 42 ट्रिलियन के आसपास ले जा रहा है। $37 ट्रिलियन के साथ, यूएस डॉलर के साथ, उनका हर साल में 1.2 के करीब उनका डेट सर्विसिंग इंटरेस्ट रेट की सर्विसिंग के लिए 1.2 ट्रिलियन देने की उनकी जरूरत है। और इनका बिजनेस चलाने के लिए उनको चाहिए 6 ट्रिलियन, जबकि इनकम हो रहा है सिर्फ 4.2 या 4 ट्रिलियन के पास। यहाँ पे 2 ट्रिलियन की कमी है और उधर एक आपका 1.2, आप 3 ट्रिलियन की कमी, ट्रिलियन को बिलियन की बराबर है, ट्रिलियन पैसा कहाँ से लाएंगे? और कांग्रेस ने बार बार उसका सैंक्शन दे के वो एडजस्ट हो गया है कि इसके आगे अभी कांग्रेस का सैंक्शन मिलेगा कि नहीं। ये जो उनका जो डेट सर्विसिंग का जो परसेंटेज था, आज के दिन में जब ये 37 की जगह 36 ट्रिलियन था, जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो था 123%। मैं रफ कैलकुलेशन कहीं कह रहा था, ये 123 की जगह ये 130% होने का संभावना है या हो चुका है। ये बहुत मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक देश की तरह नहीं रह सकता। जिसके वजह से एलोन मस्क, इनका कोई भेदभाव होने के नाते वो छोड़ छाड़ के चले गए। वो डोगे का चेयरमैन था ना, खर्चा को कम करने के लिए वो चाह रहे थे जी, वो तो हो नहीं पाया, वो छोड़ छाड़ के चले गए। उनका यहीं से स्टार्ट हुआ बीबीबी बिल जो है। आप ऐसा चीज को लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पूरा यूएसए को, ये जैसे पाकिस्तान वो कटोरी लेके भाग रहा है, इसी तरह आपको भी भागना पड़ेगा। यानी कि डिक्लाइनिंग ऑफ यूएस हैज स्टार्टेड, क्लियर इंडिकेशन। ये इसलिए मैं जोर से कह रहा हूँ कि पुतिन जीत चुका है, रशिया को हरा नहीं सकता है कोई। और ये जो यूक्रेन का जो मांग है, ये पुतिन के टर्म्स पे ये मांग अगर सीज फायर करता है
उसके टर्म्स पे करना पड़ेगा। टर्म्स क्या है कि सबसे पहला न्यूट्रल स्टेट होगा यूक्रेन। नंबर 2, नाटो मेंबरशिप उसको नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, जो लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है 20% लैंड है, प्लस एक डोनेट्स के पास एक जगह है 1,000-1,200 स्क्वायर किलोमीटर, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये आने वाले समय में जब तक एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है, सीज फायर अगर नहीं होता है, इनके फोर्सेस, रशियन फोर्सेस बड़े तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कैप्चर करना ध्यान की आवश्यक है। अगर भगवान ना करे आने वाले समय में कुछ अगर हाथ चीजें बाहर के हाथ हो जाते हैं, हाथ के बाहर चले जाते हैं, तो इनको अगर कोई ऑपरेशन करना पड़े कीव के खिलाफ, तो यहाँ से ये रोल डाउन हो सकता है आसानी से। प्लस आपका है लुहांस्क, आपका है डोनेट्स्क, आपका है जापोरिजिया और है खेरोसिन। ये क्रीमिया को छोड़ के ये जो 20% है, सबसे बड़ा चुनौती आ रहा है। ये तो रशिया के टर्म्स है, रशिया का ये भी टर्म्स है कि कोई हथियार यूएसए या यूरोपियन यूनियन से सप्लाई नहीं होना चाहिए। जो आर्म फोर्सेस है यूक्रेन का अभी जितना तादाद में है उससे कम होना चाहिए, ताकि अगले 20, 30, 50 साल या एटर्निटी के लिए कोई ये थ्रेट नहीं बन के रहना नहीं चाहिए रशिया के खिलाफ। और अमेरिका का जो स्ट्रेटजी, हिडन स्ट्रेटजी है, आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि सब तो यही कह रहे हैं ट्रंप को कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रंप इतना भोला भाला नहीं, बेवकूफ नहीं, बहुत तेज आदमी है, बहुत स्मार्ट है। हर चीज के पीछे वो देख रहा है कि यूएसए के लिए कहाँ से डॉलर कमा सकता है, कहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट को ले सकता है, कहाँ से उसका हाई टेक्नोलॉजी कहाँ से उसका ज्ञान हो सकता है, ठीक है। और कौन सा देश है जो इसको नोबेल पीस प्राइज का रिकमेंड कर सकता है, वो इंडिया के पास कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो वो रशिया इसी का फायदा उठाते हुए अभी जो मीटिंग हुई है, पहले कोई पॉडकास्ट हुआ था, मैं साफ साफ बता दिया था इस मीटिंग में सीज फायर एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना गलत होगा, क्योंकि दोनों देश पिछले 4 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इनके जितने सारे एग्रीमेंट हुआ है, 1972 को एक एग्रीमेंट हुआ था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का एग्रीमेंट, ये 2002 को उन्होंने आर्बिट्रेरली विड्रॉ कर लिया, कौन यूएसए। इसी तरह एक स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो टॉक है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिप्लॉयमेंट है, उसका जो एक सीमा लिमिट उसको रिड्यूस करने के लिए जो टॉक हुआ था एग्रीमेंट, उसको भी उपयोग कर लिया। एक INF एग्रीमेंट 2019 को मेरे ख्याल से उसको भी उपयोग कर लिया। सो ये जो 3-4 एग्रीमेंट से विड्रॉ हुआ है, और बहुत सारे इकोनॉमिक ब्लॉकिंग्स है उन्होंने विड्रॉ किया है। जैसे कि आप मान लीजिए TPP से विड्रॉ किया है, CPTPP से विड्रॉ कर रखा है, बहुत सारे हैं। एक ट्रांस एपेक APEC ऑर्गेनाइजेशन ने विड्रॉ किया है, तो ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, तो JCPOA बोलते हैं, उसको भी विड्रॉ किया है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज के जो एग्रीमेंट है वो पेरिस से उन्होंने विड्रॉ किया है। बहुत सारे चीज़ों को WTO से विड्रॉ किया है, बहुत सारे संस्था और कमिटमेंट को विड्रॉ किए हैं। तो ऐसा हालत में आपको ये एक बड़ा डेंजरस एक चुनौती है। उनका जियोपॉलिटिकल जो आज के दिन में जो वातावरण है, उसके मुताबिक चाइना उनका नंबर 1 नहीं है, और चाइना को कंटेन, काउंटर और कंटेस्ट करने की सारे जो उनकी स्टेप्स हैं, इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो उसको इस डायरेक्शन में जाने के लिए एक तरफ वो रशिया को अपनी तरफ ले रहे हैं, और दूसरे तरफ पाकिस्तान में जो जाके बैठे हैं, ये नहीं कि वो हिंदुस्तान को तंग करने के लिए बैठा है, ये कोई छुपा हुआ स्ट्रेटेजी है। एक पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर अ गिफ्ट। चाहे कितने भी बड़ा बेवकूफ हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट बिजनेसमैन है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं, प्लस पॉलिटिक्स का तजुर्बा है, दोनों चीज को जब मिक्स करते हैं, इतना बेवकूफ नहीं है, सोच समझ के कदम उठाता है। पाकिस्तान में अगर वो बैठा है, नंबर 1 चीज है चाइना को कंटेन करने के लिए बैठा है, उसका जो फैलाव है। नंबर 2, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों जो देश हैं, इनकी नॉन स्टेट एक्टर फॉरेन पॉलिसी का मेन टूल है। तीनों देश, पूरा विश्व में आप देख लीजिए, ऐसा कोई 3 देश ट्रायंगल हो, और नंबर 3 यहीं पे ड्रग्स पैदा होते हैं, जो कि बहुत हाई क्वालिटी ड्रग्स,
और 4 मुद्दों के साथ यूएसए हर जगह अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1 उसका ये है मुद्दा, सबसे पहला चीज है, वो चाहता है कि जहां से उसको ऑयल मिलता है, ऑयल का कम से कम उसका मात्रा दिखा गया है कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर का ऑयल एसेस किया गया। नंबर 2 डिफेंस इक्विपमेंट, ये 1.75 ट्रिलियन डॉलर की ये है, जहां जहां पे ओपेक्स पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान है जो टुडे उसका 81% हथियार आ रहा है चाइना से, इसको बदल डालना है। नंबर 3 वो देख रहे हैं ड्रग्स कहाँ से पैदा हो रहा है, 1.5 to 1.6 ट्रिलियन डॉलर के ड्रग का मार्केट। सीआईए अंदर जाके उसको किसी भी तरह काबू में लेना चाहता है, यहाँ से जितना हो सकता है पैसा आमदनी करना चाहता है। नंबर 4 जो है फार्मास्यूटिकल, तो चाहे साम दाम दंड भेद, अगर इवन इफ नॉन स्टेट एक्टर को वो ग्रहण करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अगर वो इन चारों मुद्दों को अचीव कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई चीज पाप नहीं है, कोई चीज अन्याय नहीं है। वो समझते हैं कि सुपर पावर को सुपर पावर की तरह बरकरार रखने के लिए यही रास्ता है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजी अभी इन एक्शन चल रहा है। कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे सवाल उठता है, क्या यूक्रेन जिसका प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया जेलेंस्की का, ये जो लैंड स्वैपिंग की बात उठा नहीं रहे, ये जो 20% लैंड है, ये अगर दे देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल मान के, ये रशिया को दे देते हैं, क्या जेलेंस्की इसको साइन करने का कोई हकदार है? नहीं है। तो ये लेजिस्लेचर में जाएगा, उनका प्रेसिडेंसी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पे लोग अगर अप्रूव करेंगे तब जाके ये होगा। नंबर 2 चीज है कि क्या ये जो न्यूट्रल नाटो, चलो आप भूल जाइए। तीसरा चीज है सिक्योरिटी गारंटी, जो 94 में साइन हुआ, 97 में भी कोई गारंटी साइन हुआ है, 2002 को भी साइन हुआ है। फिर उसके बाद मिन्स्क अकॉर्ड 1 और 2 का काफी हद तक आगे चले गए थे, इसके बावजूद भी प्रोटेक्शन के लिए कोई आगे नहीं आया। तो अभी क्या गारंटी है कि भाई यूक्रेन को ये करेंगे? ये सवाल आ रहे हैं उनकी तरफ से, और भी हैं बहुत सारे, 10-12 पॉइंट हैं, मैं ज्यादा लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटा चीजें ये सामने आ रहे हैं। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक सक्सेसफुल होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे मन में भी बहुत प्रश्न आ रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये जो माइंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है इसको जितना जल्दी बंद हो सकता है, सीज फायर कर सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा विश्व के लिए। एक तरीका मेरे तरफ से सुझाव के तौर पे है, चाहे आप कुछ भी कह लें, जो जहाँ पे है उसको एज इज वेर इज बेसिस बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल का अख्तियार किया गया, कब 1947-48 ये उसका सीज फायर लाइन कहते थे, और 1972 में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया। लेकिन इसी तरह अगर एक कदम उठा सकता है, इसी तरह 2-3 जगह हैं जहाँ पे ये हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसको अपना सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। सर, आपने फाइनेंस के टेक्निकलिटीज में काफ़ी विस्तार से बताया, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती है जो दिखाई देती हैं। लाइक लेट इवनिंग में जब इनकी मुलाकात होती है आधी रात में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में, उस समय व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ फोटोग्राफ्स जारी किए। कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे थे जिसमें ट्रम्प दिख रहे हैं बिल्कुल ऐसे गुस्से में, जया किसी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एकदम उड़े हुए से। कहीं यही हाल जो है प्यूटिन का भी दिखाई दे रहा था। मतलब दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज था, केवल और केवल एयरपोर्ट पे देखा, बड़े अच्छे से मिले, उसके बाद गाड़ी में बैठे, क्या बात हुई उनकी गाड़ी में बैठने के बाद, और फिर जब वो तस्वीरें आती हैं उसमें उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे वो बड़े डिफरेंट थे। आपकी बात सही है मनिंदर, आप सही बड़े शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ आपने देखी है, मैं भी वही चीज़ ऑब्जर्व किया। इसलिए मैं कहता हूँ ये इतना सिंपल नहीं है, नेगोशिएशन और ऐसा चीज़ जो कॉम्प्लेक्स इशू है। इसीलिए पुतिन साहब को अगर देखेंगे 3 घंटे में क्या बताया उसने, किसी को मालूम है? 3 घंटे में इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
ट्रम्प ट्रम्प का स्पैन ऑफ अटेंशन 7 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट के बाद वो बिजनेसमैन है, आइदर डील या नो डील, उसका दिमाग इधर उधर काम करता है वो। सो ये जो हिस्ट्री बता रहे थे वो हिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन एक और बहुत सर एक बात सर और है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नॉर्मली होता क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता की मेजबानी करता है, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आई मीन जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से होती है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो शुरू करता है। लेकिन ये जो हमने लास्ट नाइट देखा एंकरेज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पुतिन ने की, जबकि ट्रंप वहीं मौजूद थे। ट्रंप वहीं मौजूद। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आप जानते होंगे स्टीव वोटकिफ जो है उनकी स्पेशल एनवॉय है। ये एक बार नहीं 5 बार जाके रशिया में जाके पुतिन से मिल के आ चुके हैं। हाँ, इनका नाम है वोटकिफ, है ना, ये जा रखे हैं। ये जो जाके क्या बात की है, उनको भी मीडिया लोग सवाल जवाब पूछे थे। तो एक बार तो उन्होंने बोला मेरा नोट स्वेट हो गया है, दूसरा बात बोला कि इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो आपस में बिटवीन टू लीडर्स क्या बातचीत चल रही है, इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के पास टाइम बहुत कम है। उसका मिड टर्म इलेक्शन अगले साल बाय जनवरी फरवरी होएगा, 26 नहीं 2027 को। सो ये मिड टर्म इलेक्शन में अगर कोई रिजल्ट वो नहीं दिखा सकते हैं, ये नोबेल पीस प्राइज का बात बोल के इधर लड़ाई बंद किया वो लड़ाई, ये लड़ाई नहीं माना जाता है। जो कोंगो वाला आप कह रहे हैं, आप दूसरी जगह जो आपने लड़ाई की अजरबैजान आर्मेनिया 35 साल की लड़ाई, वो उन्होंने कमिटमेंट दिया था रशिया यूक्रेन और हमास एंड इजराइल वाला लड़ाई, उन्होंने कैंपेनिंग के टाइम। तो यहाँ पे उनका खुद का जो एक सेल्फ एस्टीम और कैपेबिलिटी के सामने एक बड़ा चुनौती है। इसलिए और उनका जो ऐतिहासिक नॉलेज है रशिया के बारे में वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए यार, पुतिन तो जल्दी उसको साइन कर सीजफायर। ये इतना आसान नहीं है, पुतिन के लिए ये एक सर्वाइवल चैलेंज है। पुतिन इतना जल्दी अपना लोगों को ऐसा में नहीं रह सकता है कि मारो, जो आके एथनिक क्लिंचिंग करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री। यही पुतिन है जो 2000 को बिल क्लिंटन को बताया था कि भाई मेरे को भी आप नाटो के साथ शामिल कर दीजिए, तब नाटो ने बोला नो 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 आप कैसे आ सकते हो, ठीक है। एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार उन्होंने ऑफर किया, मैं भी तो यूरोपियन हूँ। तो इसीलिए एक वेस्टर्न अलायंस का टाइम आ गया है जब वो यू टर्न बोलते हैं ना, तब डिक्लाइन का क्लियर इंडिकेशन। अभी उनकी दम पे उनकी टर्म्स पे कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ेगा तो जैसे पुतिन ने आज बोला है कि इसी तरह बढ़ेगा। वो इनडायरेक्टली उसने बहुत कुछ बोल डाला कि आपका और मेरा रशिया और यूएसए का जो इकोनॉमी है ये 20% अभी ऑलरेडी कोप अप मतलब इम्प्रूव हो गया है इन नो टाइम। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर उनका जो इकोनॉमी जिसके ऊपर आपने सैंक्शन 16,000 से ज़्यादा सैंक्शन इम्पोर्ट किए हैं, कोई तो जगह 30,000 कहता है, इसका मीनिंग ये है कि भाई ये जो आपने आके हाथ मिलाया ये बहुत बड़ा चीज़। इसलिए मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट में कह रहा हूँ उनका स्टेजेस। सबसे पहला है स्टेबिलाईजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। उसके बाद सब कह रहे थे नहीं रशिया नहीं जाएंगे, मैं बोला था रशिया पक्का जाएंगे। रशिया अभी जा रहे हैं, हो सकता है अगला 7 दिन या 15 दिन के अंदर होगा। इसके दौरान वो जितने यूरोपियन यूनियन और जो यूके हैं उन सबके जो स्टेक होल्डर, उनके रेलिवेंट स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, प्लस जेलेंस्की को भी साथ में लेने की कोशिश करेंगे। जेलेंस्की अभी शुरू किया है, अभी देखने में आया है कि जेलेंस्की इंडिकेशन दे रहा है कि जो स्टांस के साथ अभी तक वो आगे बढ़ रहा था वो स्टांस ना के बराबर हो। अभी सबसे बेहतर यही है, ये 20% जा रहा है जाने दो, ये एक एग्रीमेंट करके खत्म करो, ये लड़ाई नाफिज है, ठीक है। सो काफ़ी सारे इंडिकेशन आ रहे हैं, हो सकता है सक्सेस मिल जाए, लेकिन ये सक्सेस ये एक साइन और कॉस थीटा की तरह एक कर्वेचर जो पाथ है ऐसे ही होके आगे की तरफ बढ़ेगा। समय लगेगा, एक रात में जाके हाथ मिला के मस्को में साइन करके नहीं इसको हासिल कर पाएंगे। ये क्योंकि
सबसे ज्यादा जेलेंस्की और यूक्रेन की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑब्जेक्शन आने का काफी, इसको अगर वो हैंडल कर लिए, आप मान के चलिए कि बड़े बड़े डोनाल्ड ट्रंप को एक नहीं, हिंदुस्तान भी जाकर रिकमेंड कर सकता है कि उनको दो प्लीज। ये बहुत बड़ा एक नकारात्मक एक लड़ाई है, ये नहीं होना जी। चाहिए। जबकि पुतिन साहब शुरू में बताया था बाइडेन को कि ये आप जो कर रहे हैं ये बहुत गलत पड़ेगा, बहुत महंगा होगा आपको, मत करिए, रोकिए, तो सुना ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आज ठीक है। उन्होंने या बाय डिजाइन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट होते तो लड़ाई शुरू नहीं हुई। तो उनका ईगो मसाज हो गया, बहुत खुश हो गया कि अरे यार बहुत अच्छे। सही कहा आपने कि उनका ईगो मसाज हो गया है, और ट्रंप ने चलते चलते ये कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहेंगे तो ये मामला सुलझ जाएगा। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।